Let's start today's topic. ठीक, a very important one, क्योंकि बेटा हमने की था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो मिस्टर साहिल ने मेरे से क्वेश्चन पूछा बेटा, कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंक ऑक्सीडाइज होगा और ये कॉपर रिड्यूस होगा, तो हमेशा की तरह डांट पड़ी। तो अभी हम उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा किस तरह से हमारे पास कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है, कोई भी चीज रिड्यूस होती है, ये कैसे पता चलता है हमें। ठीक, कैसे पता चला कि जिंक ही ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, जिंक रिड्यूस क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए पहली बात, ये रिएक्शन हुआ ही क्यों, व्हाट वाज द रीजन, ये रिएक्शन होने का चांस ही क्यों था। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। नो, पहले बाय डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं, बाय पोटेंशियल, बेटा अभी देखो ब्लर तो नहीं आ रहा? नहीं सर, क्लियर। नो सर। ओके, सो अगर बाय डेफिनेशन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference set up between metal and its solution। ठीक, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। बेटा मेटल की जगह कोई नॉन मेटल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल का ही इलेक्ट्रोड बन सकता है। हमारे पास नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड भी हम बना लेते हैं। बेसिकली नॉन मेटल जनरली गैसेस होती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज हुआ करता है। ठीक, अदरवाइज हम बोलेंगे टेंडेंसी, यानी आप बोले पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये पोटेंशियल सेटअप होता कैसे है और ये क्या होता है सर। इसको समझने के लिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहाँ पे आपके पास एक वेसल ले लिया से, इस वेसल के अंदर मैंने कोई भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया से, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं से, मैंने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है जी, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था एक्वस, क्लियर जी। यानी इसके अंदर हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस भी होंगे और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस भी होंगे, क्लियर। दूसरी तरफ बेटे हमने क्या किया, इसके अंदर एक कॉपर की ना रॉड डाल दी। ये अब कॉपर के हमने इसके अंदर क्या डाल दी है, रॉड डाल दी है। सो दिस इज द कॉपर रॉड। ये हमारे पास क्या आ गई, ये कॉपर रॉड आ गई। ठीक, अब बेटे यहां पे कुछ चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, वो पॉसिबिलिटी क्या है थोड़ा समझिएगा। ऐसा हो सकता है कि यहां से कॉपर जो हो वो इलेक्ट्रॉन दे और सॉल्यूशन में आ जाए। ठीक, यानी ऐसा हो सकता है कि 3 चीजें हो सकती हैं बेटा। ठीक, या तो ऐसा हो कि भैया सबसे पहली बात कॉपर कैन चेंज टू कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक, कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो होगा क्या कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, पहली पॉसिबिलिटी है कि कॉपर changes into copper 2 positive and comes into the solution। ठीक है बेटा, अब इसको मेजर करने के लिए अगर हम बोले कि क्या कॉपर कितनी आसानी से, कॉपर या कोई भी मेटल कितनी आसानी से सॉल्यूशन के अंदर आ सकता है, उसको अपन सॉल्यूशन पोटेंशियल या फिर सॉल्यूशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर,
सॉल्यूशन, थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें, ठीक, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, और sometimes it is written as solution potential, solution potential, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्यूशन प्रेशर या सॉल्यूशन पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ आयंस to move into the solution, ठीक, from electrode, जो ये इलेक्ट्रोड था मेरे बच्चों, उस इलेक्ट्रोड से मेटल आयंस का सॉल्यूशन में आना, ठीक, यानी कॉपर टू पॉजिटिव का कॉपर टू पॉजिटिव में चेंज होना, ठीक, उस टेंडेंसी को, और ये कहां आएगा, ये सॉल्यूशन में आएगा ना मेरे बच्चों, ठीक, उस टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक। और दूसरी बात बेटे, ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है यार काफी ग्लेयर आ रहा होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोड लिया था बेटा, ठीक, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें दो टेंडेंसी है, उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन, सल्फेट टू नेगेटिव आयन, which is dipped, you can say copper rod is dipped into it, इसके अंदर कॉपर रॉड डिप करके गई है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉपर जो है कॉपर टू पॉजिटिव बने और दो इलेक्ट्रॉन दे दे, और वो कॉपर टू पॉजिटिव कहां जाए, सॉल्यूशन। लेकिन बेटा सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर टू पॉजिटिव आयंस हैं, है कि नहीं। अब ये जो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस हैं, ये क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव यहां से आ रहे होंगे बेटे, इनको ये रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी कॉपर टू पॉजिटिव और ये भी कॉपर टू पॉजिटिव, तो इनको रिपेल करेंगे, ठीक, रिपेल करेंगे ताकि सॉल्यूशन के अंदर ना आने पाए, ठीक। इस टेंडेंसी को, इस मेजर को हम एक नाम देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल, या इस जगह पे भी कई बार इसको ऑस्मोटिक प्रेशर लोग बोल देते हैं, तो डोंट वरी, ठीक, आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल लीजिएगा चाहे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल लीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब एक ही है। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ये क्या हुआ बेटा, अगर इसको डिफाइन करने लगोगे तो हम बोलेंगे इट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी टू अपोज द आयंस कमिंग इनटू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ टेंडेंसी टू oppose the ions, ठीक, oppose the ions which are coming into the solution, समझ में आई मेरी बात। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ क्या कहलाएगा, it is measure of tendency to oppose the ions which are coming into the solution, जो सॉल्यूशन में आ रहे हैं मेटल को छोड़ करके, ये इसको अपोज कर रहे हैं। जैसे पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो आसानी से आने नहीं देगा। अब इन दो को साथ में लेकर के चलेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि आयन आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें तीन केस हो सकते हैं, देयर कैन बी 3 cases, ठीक। केस नंबर 1, पहला केस हो सकता है कि अगर हम ये बोले कि सॉल्यूशन प्रेशर, एसपी क्या हो गया, सॉल्यूशन प्रेशर या सॉल्यूशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
यानी जितनी टेंडेंसी उसकी आयन की यहां आने की है उतनी टेंडेंसी इसको अपोज करने की है। तो यानी जितनी इजीली वो आता है उतनी उसको ऑपोजिशन मिलती है, तो फिर आयन विल नॉट कम इनटू द सॉल्यूशन। देयरफॉर iron will not be able to come into the solution, may it be, ऐसा हो सकता है जो सरफेस पे आ जाए, ऐसा हो सकता है सरफेस पे आ जाए बट सॉल्यूशन में नहीं आ सकता, क्यों? धक्का भी लग रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोड को जिस केस में हमारे पास सॉल्यूशन पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सो इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज नल इलेक्ट्रोड। therefore electrode is called as null electrode। कैसे कहलाएगा ये कहलाएगा बेटा नल इलेक्ट्रोड। इसको अपन नल इलेक्ट्रोड बोलेंगे, यानी इस पे ना ऑक्सीडेशन हो रही है, इसके ऊपर ना रिडक्शन हो रही है, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये केस 1 है। ठीक, नाउ केस 2 की बात करते हैं। केस 2 ध्यान से समझिएगा बेटा। अब केस 2 पे हम ये मान लेते हैं केस 2 में कि सॉल्यूशन प्रेशर या सॉल्यूशन पोटेंशियल इज मोर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्यूशन प्रेशर है या सॉल्यूशन पोटेंशियल है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल से ज्यादा होगी, यानी आयन का सॉल्यूशन में आने की टेंडेंसी ज्यादा है और उसको अपोज करने की टेंडेंसी कम है। तो ऐसे में क्या होगा बेटा, बोलिए? जब कभी ऐसा होगा तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर मैं ये इस तरह का बीकर ले लेता, ठीक, और इस बीकर में बेटे मैं क्या करता, अपनी सॉल्यूशन ले लेता, जैसे कि मैंने पहले ऊपर भी ले रखी थी, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन ले लेता और उसके अंदर बेटे मैं अपना एक इलेक्ट्रोड भी डाल देता लाइक दिस। ये इलेक्ट्रोड है। अब सॉल्यूशन पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा है, यानी आयंस का +2 बनना, यानी कॉपर ले रहा हूं अगर मैं इसको क्या ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट, जैसे मैंने वहां लिया, तो मान लो ये मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया और ये मैंने कॉपर की रॉड ले ली, ठीक है जी। तो भैया ऐसे केस में यहां पे होगा क्या, कॉपर विल चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव and 2 electrons will be given and this copper 2 positive will come into solution. This copper 2 positive will come into solution, इसलिए ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक, यानी ऐसे केस में सॉल्यूशन में आने से क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। Therefore ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऐसे केस में क्या हो गई, therefore ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। पर अब देखो, अब देखना, ध्यान देना इधर, ऑक्सीडेशन तो हो गई, ठीक, बहुत बाहर नहीं जाऊंगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। ऐसे केस में अब क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव यहां आ गए, ठीक, कॉपर 2 पॉजिटिव मूव्स इनटू द सॉल्यूशन, ये कॉपर 2 पॉजिटिव यहां आ गए, पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां गए? हाँ चलिए दोबारा से कर सकते हो बेटा, ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां गए बेटा? वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए होंगे? सरफेस पे। जो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वो कहां आ गए होंगे? वो सरफेस पे आ गए होंगे मेरे बच्चों, समझ में आई? और इस वजह से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और सॉल्यूशन में उसके मुकाबले क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्या हुआ कि सॉल्यूशन पोटेंशियल इज मोर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनना
इजी है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव विल कम इनटू द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा बेटे। और जब वो सॉल्यूशन में आ जाएगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए वो कहां, वो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, मेटल इलेक्ट्रोड become more negative as compared to electron. Metal electrode becomes more negative as compared to solution, as compared to solution, and hence क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस आ गया इसलिए पोटेंशियल जनरेट हो गया, and therefore potential is generated between the matter and its solution, between the matter and its solution and its solution। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में जो केस 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा, केस 2 में हमने क्या देखा, केस 2 में हमने ये देखा कि हुआ ऐसा कि सॉल्यूशन पोटेंशियल ज्यादा था और ऑस्मोटिक पोटेंशियल उससे कम था, तो कॉपर की टेंडेंसी थी कि कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए और सॉल्यूशन में आ जाए। तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनते उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे इकट्ठे हो गए होंगे, मेटल का इलेक्ट्रोड ज्यादा नेगेटिव हो गया होगा, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव यानी सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव हो गया होगा बेटा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, डबल लेयर बन गई ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव, तो उस लेयर की वजह से, उस चार्ज के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया गया, ठीक। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाया। ये हो गया केस नंबर 2, क्लियर हो गया भाई। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की, ठीक, क्योंकि उस साइड अपना बोर्ड पूरा सेट है, थोड़ा इधर आ जाते हैं, केस 3 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। केस 3, अब सोचो केस 3 क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, यानी जो यहां के आयंस हैं वो ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, और यहां जो है वो फोर्स नहीं लग रही है। तो क्या अब आयन आ पाएंगे? अब आयन नहीं आ पाएंगे, अब आयन नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? उल्टा ऐसा हो सकता है कि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव हैं जो कि सॉल्यूशन के हैं, वो मेटल के ऊपर इकट्ठे हो जाए, वो मेटल के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, ठीक, क्योंकि अब आयंस तो नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है दे मे एक्यूमुलेट ओवर द मेटल सरफेस, और मेटल वाले कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ठीक। यानी ऐसे केस में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मेरा फिर से वेसल है, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा, ठीक, और इस वेसल के अंदर मैंने वही अपनी मनपसंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखी हुई है, ठीक है जी। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, और वहीं पर हमारे पास कॉपर की ये रॉड पड़ी हुई है,
ठीक, दिस इज कॉपर रॉड भी है। अब कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में थे उनकी टेंडेंसी इसको धक्का मारने के यहां इकट्ठे हो गए। जब यहां इकट्ठे हुए तो ये हो सकता है ये यहां से इलेक्ट्रॉन तो ले ले, ये वाले कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन वाले हैं वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले ले और यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाए। क्योंकि अब देखो इधर से कॉपर 2 पॉजिटिव में यहां तो आना नहीं है, ठीक, यहां तो आना नहीं है। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव थे इन्होंने इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो यहां क्या बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो बेसिकली कॉपर 2 पॉजिटिव यहां पे इकट्ठे हो गए। अब मेटल सरफेस पे कौन इकट्ठे हो गए, मेटल सरफेस पे कॉपर 2 पॉजिटिव इकट्ठे हो गए। कैसे, जो हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के थे वो इसकी तरफ गए होंगे और यहाँ के कॉपर जो मेटल सॉलिड कॉपर था उसको लूटा का सूटा होगा, यानी उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए होंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना मेरे दोस्त, तो उसने उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए होंगे। तो यहाँ वाला कॉपर बेचारा +2 तो बन गया, बट क्योंकि उसका सॉल्यूशन पोटेंशियल कम है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन पोटेंशियल कम है वो सॉल्यूशन में आ नहीं पाया। तो जब सॉल्यूशन में आ नहीं पाया तो मेटल के सरफेस पे इकट्ठा हो गया। ठीक, अब किसी के दिमाग में चल रहा है सर कॉपर से इलेक्ट्रॉन क्यों ले, अरे गधे, कॉपर से नहीं ले रहे, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर से ले रहा है। कौन, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और किससे ले रहा है, कॉपर से ले रहा है। तो क्या हुआ, इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने जो मेटल के कॉपर है उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मेटल का और खुद यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, ऊपर इकट्ठे हो गए, कॉपर बन गया भाई। पर मेटल का जो कॉपर था वो तो 2 पॉजिटिव बन गया और 2 पॉजिटिव कॉपर अब सॉल्यूशन में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या प्रेशर इज मोर, धक्का ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए जा नहीं पाएगा, सिर्फ मेटल पे इकट्ठा हो जाएगा। एंड हेंस therefore copper 2 positive will accumulate over the surface of metal, making it more positive as compared to solution। ठीक, सो अब फिर से पॉजिटिव ज्यादा हो गया, यानी यहां पे भी आपके पास दोबारा चार्ज का क्या आ गया, सेपरेशन, एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। तो ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। पर अब मेटल जो है ये पॉजिटिव है, इट हैज टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाउ इसमें रिएक्शन फीजिबल कौन सा हो सकता है, जैसे उसमें तो ऑक्सीडेशन हो गई थी, यहां फीजिबल रिएक्शन कौन सा हो सकता है मेरे दोस्तों, यहां हो सकता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव is taking 2 electrons and changing into copper. So therefore reduction can take place. Hence this is called as reduction potential. Therefore reduction can take place. Hence this potential is called as reduction potential. Hence the potential generated is called as reduction potential. बोलो मेरे बच्चों, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप यहाँ पे दो चीजें पहले समझ लीजिए कि मेरे पास एक वेसल रहा होता है, वेसल के अंदर एक सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयन भी होते हैं, और मेटल हमने इसमें ले लिया है, एक रॉड ले ली है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो सकती थी,
यहाँ तो यहाँ का मेटल पॉजिटिव बने और अपने आप आयन यहाँ आए, उसकी जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी यानी टेंडेंसी यू कैन से ऑफ कमिंग इनटू द सॉल्यूशन, उसका जो मेजर होता है, मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन पोटेंशियल। हर मेटल के अंदर सॉल्यूशन पोटेंशियल होगा, कम होगा ज्यादा होगा, पर थोड़ा बहुत जो भी है होगा, उसकी टेंडेंसी है कि वो सॉल्यूशन में आए। जैसे एक सिंपल बात है बेटा, किसी को भी पानी में डालोगे यार गलेगा ना यार, है ना, कोई कम गलेगा कोई ज्यादा गलेगा, गलेगा तो गलेगा, ठीक है ना भाई। तो उसी तरह से जैसे मान लो हमने अगर मान लो मिट्टी भी अगर हमने लकड़ी भी डाली होती तो बेटा लकड़ी की भी टेंडेंसी धीरे 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 वो अपना कुछ पार्ट पानी में देती जाती है, जो बहुत ही स्लो होता है, बहुत बहुत स्लो होता है। जहां तो मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल के आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में जा सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो उसको जो मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन प्रेशर और सॉल्यूशन पोटेंशियल। पर क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी आयंस हैं, तो ये आयन जो हैं वो क्या करेंगे, जो आयन यहाँ आ रहे थे उनको धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे और रिपेल करके उसको सॉल्यूशन में नहीं आने देंगे, ठीक। और उसका जो मेजर है, measure of tendency to oppose the ions which are coming into the solution is called as osmotic potential or osmotic pressure over here। लोग इसको osmotic pressure बोलते हैं, बेसिकली पोटेंशियल कम बोलते हैं। क्यों, अभी तुमने सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा तो osmotic pressure अलग तरह से पढ़ा है, यहाँ आयंस का osmotic pressure बेटा आयंस के मूव करने का प्रेशर है, क्लियर। अब तीन केस हो सकते थे। पहला केस हो सकता था कि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, यानी जितना उसका सॉल्यूशन में आने की टेंडेंसी उतना उसको रोकने की टेंडेंसी, तो आयन कहीं नहीं गया, ना बना ना आया, तो ऐसे केस को नल इलेक्ट्रोड बोल दिए। ये हमारे केस का काम नहीं है। उसके बाद ये उन मेटल्स में बेटा जहां पे ना ऑक्सीडेशन होती, रिडक्शन नहीं होती, उनके लिए नल इलेक्ट्रोड होता है। जैसे बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल्स ऐसा करते हैं, क्लियर हो गई बात। प्लैटिनम नल इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली, क्लियर। अब उसके बाद केस 2 जहां सॉल्यूशन पोटेंशियल इज मोर देन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या है, सॉल्यूशन पोटेंशियल इज मोर देन। अब सॉल्यूशन पोटेंशियल क्या था, मेजर ऑफ टेंडेंसी टू कमिंग इनटू द सॉल्यूशन। तो यहां सॉल्यूशन में आने के चांस ज्यादा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर से मेटल से कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे रह गए। तो जो हमारा मेटल है दैट बिकम्स मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू that becomes more negative as compared to solution. So there is a potential difference set up. So that is called as electron potential. और बेटा अगर मैं इसको तार से जोड़ूं किसी और के साथ तो इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, जिसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता था, इसलिए इस पोटेंशियल को क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दिया। अब केस नंबर 3 ऐसा था कि जो अपोज करने वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन प्रेशर कम है, तो ऐसे केस में कॉपर जो होगा बेटा, जो यहाँ ये वाला है वो तो यहाँ टकराएगा, और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, वो दूसरे कॉपर से छीनेगा। दुनिया में हर आदमी स्वार्थी है, ठीक, हर आदमी दूसरे कपड़े उतारने में लगा है, तो वैसे ही चाहे अपने साथ का ही है, दुनिया में हर चीज सेल्फिश है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या किया, यहां के कॉपर से इलेक्ट्रॉन छीने और खुद इसके ऊपर इकट्ठा हो गया, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव बेचारा सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया पर इसका सॉल्यूशन पोटेंशियल कम है, तो सॉल्यूशन में जा नहीं सकता, सरफेस पे रो रहा बेचारा, मार डाला, लूट लिया, है ना, और सरफेस पे रो रहा, तो सरफेस पे इकट्ठा है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन, ये जो आपका मेटल है वो सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। बट इस समय ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का काम है इलेक्ट्रॉन को सीटी मारना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना भाई, और इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए इसको क्या बोला, रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया। तो ऐसे दो तरह के पोटेंशियल हो सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। और बेटा इसी को तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हम ये भी बता सकते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड, इसको हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकेंगे कि दिस टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। कहाँ ऑक्सीडेशन होगी, कहाँ रिडक्शन होगी, यही सब कुछ तो बता सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी, measure of tendency of metal, tendency of metal to get oxidized or reduced। इसके एक और डेफिनेशन आ गई भाई, क्या डेफिनेशन आ गई, बोलो डेफिनेशन आ गई इसकी बेटा। The measure of tendency of metal to get oxidized or reduced, it is also called as electrode potential। अगर ऑक्सीडेशन होनी होगी तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन होनी होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल। तो फटाफट से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द मेटल एंड इलेक्ट्रोड, मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। और मेटल और उसके सॉल्यूशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जनरेट होता है कि मेटल का चार्ज और जो सॉल्यूशन का चार्ज उसमें फर्क आ जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू रिडक्शन, देयर इज अ चार्ज डिफरेंस, और उस चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला। अगर टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, रिड्यूस होने की ज्यादा होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ऐसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की बात। अब बात इतनी सी थी यार बेटा, दो मेटल्स में कंपेयर करना है। अब मैंने कल तुम्हारा टेस्ट लिया, अब मुझे कंपेयर करना है कि तुम में से ज्यादा अच्छे से पढ़ता कौन है, किससे कंपेयर करूंगा, सभी को एक ही टेस्ट दूंगा ना। ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकता हूं ना कि एक बच्चे को टेस्ट दे दूं भैया मैं केमिस्ट्री का, दूसरे को दे दूं बायोलॉजी का, फिर मैं चेक करूं और फिर बोल दूं ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो तो गलत हो गया ना। आपको एक ही टेस्ट देना होगा दो बच्चों को, ताकि हम ये देख सके कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है या कौन ज्यादा मेहनती है। इंटेलिजेंट मतलब मेहनती, दुनिया में कोई इंटेलिजेंट नाम का वर्ड नहीं बेटा, उसका मतलब है द पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग इज इंटेलिजेंट। समझ में आई बात? जो मेहनत करेगा, बाबा रामदेव कहते हैं ना भाई, करने से होगा तो करने से होगा ना मेरे भाई, ठीक। तो जो जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो सिमिलरली अब बेटा हमें दो बच्चों को आपस में चेक करने के लिए क्या चाहिए था, दो बच्चों को आपस में चेक करने के लिए सेम टेस्ट देना पड़ता था, उसके नंबर। क्या बात सही रहेगी? नहीं। तो हमने क्या किया, हमने रिडक्शन पोटेंशियल को बाय कन्वेंशन एक चीज ले लिया। हमने बोला हम सब चीजों का क्या देखा करेंगे, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और हमें ये पता ही होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भैया एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, isn't it? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो जितना बेटा इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी लगी होगी, या जितना इलेक्ट्रॉन यू कैन से लेने के लिए एनर्जी रिलीज हुई होगी, उतना ही दे दो तो फिर लूज भी होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी तो उतनी ही चाहिए, सिर्फ साइन का फर्क होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल विल हैव सेम वैल्यू as oxidation potential. Reduction potential will have same value as oxidation potential, बस साइन का फर्क होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 है तो रिडक्शन पोटेंशियल की -0.34। बोलो क्लियर, समझ में आया? तो आपने ये नोट डाउन कर लिया है बेटा सारा? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो बेटे आगे। अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे देखा जाता है और क्या हमें वो बताता है, ठीक। हालांकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो बाद में देखते हैं मेरे दोस्तों,
ठीक, जैसे इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कई सारी चीजों पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है बेटा। ठीक, वो बाद में देखते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा कैसे जाता है। देखो भाई इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है। वो दो तरह के रिएक्शन क्या है? वो दो तरह के रिएक्शन है कि कॉपर, एक रिएक्शन है कि कॉपर विल चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन। ठीक, समझ में आता है? इस चीज को क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों कि कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। So this phenomena is called as oxidation. चुके हैं, तो इसके लिए अगर मैं E डिग्री लिखूंगा तो लिखूंगा E डिग्री ऑफ कॉपर इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये हमें रिएक्शन बताती है। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, इसी बात है। ठीक, ये डिग्री क्यों लगा दिया है? ये डिग्री लगाया स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड तो रखेंगे ना। स्टैंडर्ड मतलब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे लिखने को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ बेटा? Oxidation potential in standard conditions. Now what the hell is standard conditions? 298 Kelvin temperature, 1 atmosphere pressure. ठीक, पर आजकल लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद नहीं, आजकल लोगों को बार पसंद है ना? बोलो सर अब तो बार बंद हो गई, अब तो एटमॉस्फेयर है। बट एनी हाउ, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में लेंगे, ठीक, 1 एटमॉस्फेयर, आजकल हमने चेंज कर दिया था, 1 बार कर दिया था, तो हम 1 बार ले लें। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर 273 केल्विन है सर, और प्रेशर जो है हमारे पास वो 1 बार होता है जी। ठीक, तो ये आपके पास हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। अब दूसरी बात हमारे पास हो सकती है कि यही कॉपर 2 पॉजिटिव कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन छीन के चोरी करके खुद कॉपर सॉलिड में चेंज होता होगा। ठीक, अब इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? इस फिनोमिना को अपन रिडक्शन बोलेंगे। अगर हम इसको रिडक्शन बोलेंगे तो भैया यहां पे हम लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम लोग E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। प्लीज सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काम आना है सारी जगह। कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक, अब ऑब्वियसली यहां टेम्परेचर वही, प्रेशर वही, ठीक, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मान लो इसकी वैल्यू मान लेते हैं अपन 0.34 वोल्ट है, मान लिया कि इतनी वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन देता होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर लेने हैं तो वोल्टेज कुछ देनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ताकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, वो आगे आ जाएगा। क्यों? ठीक, तो भैया ये इसका मान लो हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते? सिर्फ आगे साइन को चेंज करते, ठीक है जी, और ऐसे लिख देते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक बात बिल्कुल क्लियर मैंने करने की कोशिश की है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ठीक, और हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां बताने की कोशिश मैंने की है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड इज सेम बट साइन इज ऑपोजिट। क्योंकि एक जगह अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो दूसरी जगह से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब हमने एक चीज चुन ली बाय कन्वेंशन, क्या चुन लिया? रिडक्शन पोटेंशियल चुन लिया मेरे दोस्तों।
हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन करा करेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, इट हैज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक, तो बेटा एक ना आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग, मैं डिराइव करके दूंगा। एक होता है डेल्टा जी डिग्री, दैट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री। तो भैया बचपन से क्या पढ़े थे मेरे दोस्त? ठीक, +1 जो छोटे छोटे बच्चे थे तुम +1 में तो पढ़े थे ना कि भैया फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो भैया अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी पॉजिटिव, क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? अरे नहीं होगा ना। तो मतलब अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। देयरफॉर डेल्टा की डिग्री विल बी, अगर मैं डिग्री ना भी लगाऊं, अगर कोई बोले सर डिग्री के, अरे ना भी लगाओ यार, आप सीधे सीधे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लो, स्टैंडर्ड ना लो, तब भी डेल्टा जी आएगा ना, तो वो नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव, यानी रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर रिडक्शन कैन टेक प्लेस। रिडक्शन कैन टेक प्लेस, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, तो मेरे बच्चों नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी डिग्री इज पॉजिटिव, यानी रिडक्शन इज नॉट फिजिबल। If reduction is not feasible, its opposite reaction is what's feasible, that is oxidation. Therefore, oxidation can take place. Oxidation can take place. ठीक, तो यानी अगर रिडक्शन पोटेंशियल, हमने एक स्टैंडर्ड चुन लिया रिडक्शन पोटेंशियल, बोला जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता होगा वो प्रेफरेबली रिड्यूस होता होगा, और जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। सो वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो अब हमने समझ लिया इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, कैसे आता है, कैसे देखा जाता है, और कैसे हम उसको दे करके आगे बता सकते हैं कि रिडक्शन होगी कि ऑक्सीडेशन होगी। क्योंकि मैंने अभी बोला इट इज मेजर ऑफ टेंडेंसी कि वेदर देयर इज ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस और रिडक्शन विल टेक प्लेस, पर बोला ना सेकंड डेफिनेशन। तो वो तभी ना कि जब हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल देख लेंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो मतलब वो रिड्यूस होगा, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, या ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो ये तो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे EMF ऑफ द सेल। क्या पढ़ेंगे? EMF ऑफ द सेल। तो चलिए, उम्मीद है सारा लिख लिया होगा। मेरे प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे बच्चों, नेक्स्ट बात हमारे पास आएगा EMF ऑफ द सेल। ठीक, तो थोड़ा इधर लिख रहा हूं, EMF of the cell. Now first thing, what is EMF? देखो बेटा, EMF का एक्चुअल मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसी फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हो, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर एक्चुअली दिस इज नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं होती, इट्स अ मिसनोमर टर्म। जैसे किसी का नाम दीपक है तो क्लास में जलेगा क्या?
है भाई, किसी का नाम रोशनी है तो क्लास में आंखें चुंधिया जाएंगी क्या? ऐसा थोड़ी होगा। वो तो सिर्फ उसका नाम है, वो एक मिसनोमर टर्म है। ठीक उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज अगेन अ मिसनोमर फोर्स, मिसनोमर टर्म, इट इज अ मिसनोमर टर्म। ये सिर्फ इसकी वजह से हमें लगता है इलेक्ट्रोमोटिव, तो हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अदरवाइज फोर्स यूज नहीं। तो है क्या सर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ईएमएफ क्या होगा, ध्यान देना। देखो बेटा, एक सेल में दो हमारे पास हाफ सेल होते हैं। अभी तुम पढ़ चुके हो ये बात कि वन सेल, वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल। ठीक, यानी एक हाफ क्या था भाई हमारे पास, याद करो, ये था एनोड, क्या था, एनोड। और दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था कैथोड। एक एनोड, दूसरा कैथोड। और इनके बीच में क्या लगता था सर, इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज लगता था। और यहां हमने सॉल्यूशन डाल रखी होती थी भाई, थोड़ा सा याद करते हम परसों वाली कहानी। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपना एक मेटल का इलेक्ट्रोड रखा होता, यहाँ पे भी मेटल का इलेक्ट्रोड रखा होता, और यहाँ तार से हमने इसको जोड़ दिया होता, और यहाँ बेटे मैंने इसको ऐसे करके जोड़ दिया था। ये हमारा सेल था। ठीक, एनोड कैथोड। अब देखो बेटा, कुछ एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता होगा और कुछ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब सेम तो नहीं हो सकते ना, अगर सेम होंगे तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, सेम तो नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, इसका और इसका रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। पर कब, व्हेन सेल इज नॉट सेंडिंग करंट, क्या बोलेंगे, इट इज difference in electrode potentials, difference in electrode potentials, difference in electrode potentials of two half cells. It is the difference in electrode potential of two half cells when cell is not sending current. ठीक, जब सेल करंट नहीं भेज रहा होता तो दो हाफ सेल्स में जो डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको अपन ईएमएफ बोल देते हैं। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टू हाफ सेल्स when cell is not sending current। दोबारा क्यों लिखा मैंने कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि when cell is not sending current, जब सेल करंट नहीं भेज रहा। बेटा जब सेल करंट नहीं भेजता ना, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ठीक है जी, तो बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स व्हेन सेल इज नॉट सेंडिंग करंट, इट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। तो सर जब सेल करंट भेजने लग जाएगा तब क्या होगा, तब भी तो कुछ होगा, क्या तब भी ईएमएफ बोलेंगे, नहीं बेटा। तो अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारी प्लस 2 में जो पेपर है बोर्ड्स का, उसमें बेटा देखो बोर्ड के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आने ही है, पिछले 25 सालों से आ रहे हैं, अगले 25 सालों तक आते रहेंगे, हर साल रिपीट होंगे। जैसे सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, जो मर्जी हो रिपीट होना है, वैसे ही डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये हर साल हर बार रिपीट होना है। तो थोड़ा ध्यान दें।
सो दूसरी बात हम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक तो हमने पढ़ा सो व्हाट द हेल इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सी पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डिफाइन करें तो हम बोलेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। डिफरेंस इन आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसमें लेते हो? रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो ना, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स of two half cells when cell is sending current, ठीक। A difference in electrode potential of two half cells when cell is sending current, यानी इसको बोलते हैं जब सेल करंट भेजना शुरू करता है इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट क्यों जी? तो मतलब नहीं किया था उस समय तक तो हमने इसको ईएमएफ बोला, लेकिन जब करंट भेजना शुरू कर दिया तो बेटा उस समय इसको ईएमएफ ना बोल करके इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। तो ये फर्क है, ये ओपन सर्किट में क्लोज सर्किट में, बाकी डेफिनेशन सेम। ना अगली बात, ठीक, डिफरेंस नंबर सेकंड। देखो बेटे जब करंट भेजा ही नहीं तो डिफरेंस मैक्सिमम रहेगा, है ना भाई। जब यहां से यहां कुछ फ्लो ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक, तो जो आपका डिफरेंस इसका इसका होगा वो मैक्सिमम रहेगा। उसी का इसको करंट फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब है इट इज, हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, ठीक। इट इज maximum voltage obtainable from the cell, obtainable from the cell। ये किसी भी सेल से मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल है। मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी वोल्टेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये मैक्सिमम ऑब्टेनेबल है। कर सके नहीं कर सके बात अलग है। जैसे हम बाजार से ड्राई सेल खरीद के लाते हैं, तो ड्राई सेल जो तो उसके 1.35 वोल्ट लिखा होता है वो उसका ईएमएफ होता है। तो बेटा क्या उतना करंट थोड़ी निकाल लेंगे बेटा अपन, ठीक, उतने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट नहीं निकाल सकते, यानी वो पूरा अवेलेबल नहीं होता मेरे भाई, है ना। लास्ट ईयर पढ़ा ना कि 100% एनर्जी कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चे। तो सिमिलरली ये डेफिनेटली मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, जो सेल के ऊपर लिखा जाता है ना 1.35 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, 1 वोल्ट, वो ये होता है ईएमएफ। दूसरी बात, अब जब यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो भैया जो यहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो कम हो गई और यहां इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, यानी डिफरेंस कम हो गया, है ना। पर मिनिमम थोड़ी हो गया यार, मतलब कम हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। यानी मेरे बच्चे एक्चुअली जो वोल्टेज हम लेते हैं ना भाई वो यही तो होती है। हमने सेल तो लिया 1.35 वोल्ट का और ताकि 1.35 वोल्ट आ ही नहीं रहा, उससे जो आ रहा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। वो 1.5 वोल्ट हो सकता है, 1.05 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट हो सकता है, कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, क्लियर, समझ में आया ना। दूसरी बात, अगर मेरे दोस्तों सिंपल बात बोलो, अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो वर्क डन भी तो मैक्सिमम होगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
maximum work done by the cell. So it is responsible for maximum work done by the cell. ये किसी भी सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन के बराबर है. It is responsible for the maximum work done by the cell. Got it? On the other hand, जब ये वोल्टेज ऑब्टेनेबल लेस देन मैक्सिमम है, मिनिमम कभी मत लिखो. मिनिमम कोई बात नहीं है यहाँ. मिनिमम तो खत्म हो जाएगा करंट फ्लो होना, जीरो हो जाएगा. मिनिमम नहीं लिखना है, लेस देन मैक्सिमम. So it is responsible for less than maximum work. Responsible for less than maximum work done by the cell. Got it or not? So it is responsible for the less than maximum work. It is for the maximum work, it is responsible less than maximum. Now next one. बेटे जी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू ही क्यों हुए? What was the reason? क्यों फ्लो हुए? भैया डिफरेंस होगा तभी तो फ्लो करेंगे. ठीक, मेरे से पढ़ रहे हो इसीलिए कि मेरी और तुम्हारी नॉलेज में डिफरेंस है. जिस दिन मेरी और तुम्हारी नॉलेज बराबर हो जाएगी, पढ़ोगे क्या? नहीं ना. ठीक, तो ऑब्वियसली जब तक डिफरेंस है तब तक करंट फ्लो करेगा. यानी डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हुआ था. यानी इट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ये क्या है? इट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला था ना, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स. हालांकि मूव नहीं करवाया इसने. अरे इसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे, बट इट इज नॉट अ फोर्स. बेसिकली धक्का थोड़ी मारा इसने, ये तो सिर्फ डिफरेंस की वजह से. फोर्स क्या होता है? जब हम धक्का लगाए, यानी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक, किसी मास में, वो पढ़ते हो यार, है ना भाई. तो सिमिलरली इट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. पर बेटे ये तो आया ही जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया. जब तक करंट फ्लो नहीं होता था तब तक क्या ये आता था? नहीं आता था ना. ये तो करंट फ्लो होने का इफेक्ट है. एक बार करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हुआ बेटा. तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. इट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो of current. It is effect of flow of current. ये बेटा करंट के फ्लो का इफेक्ट है. It is effect of flow of current. Clear? On the other hand, अगली बात, शुरुआत में क्योंकि डिफरेंस था, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, स्टडीली मूव करेगा, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल for steady flow of current. Steady flow of current. It is responsible for steady flow of current. ये steady flow के लिए responsible है. लेकिन मेरे बच्चों एक बात समझो, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ओम्स लॉ, है ना बेटा? ओम्स लॉ क्या बोलता है? बोलता है I is directly proportional to V, है ना जी? तो यानी अगर V कम हो जाएगा तो I भी कम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे करंट फ्लो होता रहेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस कम होता रहेगा. पोटेंशियल डिफरेंस कम होता गया तो मेरे दोस्तों करंट कम फ्लो होता रहेगा. टॉर्च पहले जगमगाती है टनाटन, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग की बत्ती की तरह लो लो होने शुरू हो जाती है ना भाई, और एकदम ब्लिंक करनी शुरू हो जाती है, और एक समय पर आके ठा हो जाती है ना? ठीक, तो उसी तरह से मेरे बच्चों यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह से होगा. ठीक, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर
स्टडी फ्लो ऑफ करंट, स्टडी फ्लो ऑफ करंट। तो मेरे बच्चों ये तुम्हारे पास 5 डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं, ठीक, किसका, ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का। ये क्वेश्चन 3 नंबर का पेपर में आना ही है या 2 नंबर का आएगा ही। तो एक बार ध्यान से देख लो, ईएमएफ क्या होता है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स व्हेन सेल इज नॉट सेंडिंग करंट, बट व्हेन सेल इज सेंडिंग करंट इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। So it is the maximum voltage obtainable from the cell. It is less than maximum voltage obtainable from the cell. It is responsible for the maximum work done by the cell. It is responsible for less than maximum work done by the cell. It is the cause of flow of current and it is effect of flow of current. It is responsible for steady flow of current. It is not responsible for steady flow of current. ठीक है मित्रों, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क भी हमें समझ में आ गया, ठीक। If you have any doubts, please ask or otherwise write Y on your screen. लास्ट पॉइंट पूछा भाई बात है, इट इज नॉट डिफिकल्ट यार। क्या है भैया, शुरुआत में करंट स्टडीली फ्लो होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल गिरता जाएगा, करंट गिरता जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट, है ना। जितना शुरुआत में समझ में आ रहा था अभी आ रहा है क्या, धीरे धीरे बत्ती गुल हो रही है ना, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट। शुरुआत में तो डिफरेंस मैक्सिमम होता है, उस समय स्टडी फ्लो करंट फ्लो होना शुरू होता है, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस गिरता चला जाता है, करंट भी गिरता चला जाता है, ठीक। तो ये तो था बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है। अब बात करते हैं कि हम ईएमएफ निकालते कैसे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट ईएमएफ, हाउ डू वी कैलकुलेट ईएमएफ, ठीक। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ गया, कैलकुलेशन ऑफ EMF of cell, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। सी बच्चों, EMF ऑफ सेल का कैलकुलेशन क्या होगा, हमने बोला डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स, तो E ऑफ सेल विल बी टेकन इक्वल टू बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सम होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का सम होता है टोटल पोटेंशियल, ठीक। हम ऐसे लिख सकते थे E डिग्री ऑफ रिडक्शन, यानी जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल सिंपली लिख सकते थे। क्या हुआ, ब्लर हो गई, ब्लर हो गई। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है सर, यस सर, ओके, सभी की हो गई सेट मेरे दोस्तों, यस सर। सो हम यहां लिखते थे E डिग्री ऑफ सेल कैन बी रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी हम लिख सकते थे E डिग्री ऑफ सेल is equal to E degree of reduction plus E degree of oxidation। बट अभी तुम्हें मैंने क्या समझा, मैंने कहा बाय कन्वेंशन हम ऑक्सीडेशन को भी किसमें लेते हैं, रिडक्शन, तो हम लिख सकते थे E डिग्री ऑफ सेल is equal to E degree of reduction, ठीक, प्लस माइनस E degree of reduction of second element, ठीक है जी, क्लियर। अब बेटे जी यहां पे देखें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स, अब ये जो होगा रिडक्शन E डिग्री रिडक्शन किसका, देखो बेटा रिडक्शन कहां पे होती थी, कैथोड में,
और ऑक्सीडेशन कहाँ होती थी? एनोड पे। तो बेटा ये रिडक्शन एट कैथोड कह सकते थे और ये रिडक्शन एट एनोड कह सकते थे, क्योंकि ऑक्सीडेशन एनोड पे होनी। तो एक तरह से देखा जाए ई डिग्री ऑफ सेल इज ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड, बशर्ते ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो, क्योंकि मैं क्या लेके चला हूं? रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एक रिडक्शन पोटेंशियल होता और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो इन दोनों को ऐड करते, पर क्योंकि एक रिडक्शन है और एक दोनों ही रिडक्शन है तो इसको हमने क्या किया? सबट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज समझाता हूं, ठीक? ये तो निकालने का तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक, पुराने जमाने में हम इसको ऐसे किया करते थे, ऐड करके। तो कई बुक्स आज भी तुम्हें ऐड ही दिखाती हैं, कोई ऐड वैड नहीं होता। आजकल हम रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते ऐसे। आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिएगा। आपको बोला ई डिग्री ऑफ A2 positive is 0.76 volt and E degree of B2 positive is -34 volt. Find the EMF of cell. Find the EMF of cell if it works spontaneously. Find the EMF of cell if it works spontaneously. ये क्वेश्चन है। देखो बच्चा, पूरा ध्यान देना। पहली बात तो हमें यहाँ पे ये देखना कि कैथोड कौन और एनोड, क्योंकि बिना कैथोड बिना एनोड के हम कैसे करेंगे इसको? ठीक, कई लोग बेटा इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान देना। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, ई डिग्री ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ राइट माइनस ई डिग्री ऑफ लेफ्ट, क्योंकि राइट पे हम क्या लेते हैं? कैथोड, और लेफ्ट पे क्या लेते हैं? एनोड। इसलिए कई लोग ऐसे भी करवा देते हैं, राइट माइनस लेफ्ट, वेयर दे बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। होने क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो हमें ये जांचना है कि कैथोड कौन, एनोड। बेटा कैथोड वो होता है जहां पे रिडक्शन होनी। रिडक्शन उसकी होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है या पॉजिटिव होता है या ज्यादा होता है ना बेटा? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर देखूं तो हमें पहले ये देखना है कि जो गिवन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। पहले तो ये देखना। कहां से पता चलेगा? बेटा यहां से पता चलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यहां पे A is changing into A2 positive. If A is changing to A2 positive, so this is actually oxidation. तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है भाई। और यहां देखिए B is changing into B2 positive, यानी यहां पे भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो बेटे हमें पहले इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। तो रिडक्शन के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? प्लीज इतना ध्यान दीजिएगा। ई डिग्री ऑफ A2 पॉजिटिव टू A, उल्टा लिखा तो बेटा आपको बताया था मैंने कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ऑक्सीडेशन से उल्टा, तो सिर्फ साइन का फर्क होगा, -0.76 वोल्ट आ गया बेटा जी ए वाले का। और ई डिग्री ऑफ B2 पॉजिटिव टू B, ये क्या हो गया हमारे पास? ये प्लस में 0.34 वोल्ट आ गया। तो सबसे पहले नजर इस इक्वेशन पे जाएगी। ये अगर यहां पे आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन हो रही होती
यानी A2 पॉजिटिव टू A लिखा होता तो रिडक्शन पोटेंशियल होता। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए थे, तो फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, यानी वो कैथोड होगा। तो यहां पे B विल एक्ट एज कैथोड क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और A का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी उस रिड्यूस होने की पावर कम है, तो उसके मुकाबले वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। सो दिस विल वर्क एज एनोड। ऑब्वियस सी बात थी, ऊपर हमने लिखा था कि E डिग्री जो होता है सेल का, वो E डिग्री जो होता है होगा E डिग्री ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ठीक, यानी E डिग्री ऑफ B2 पॉजिटिव टू B माइनस E डिग्री ऑफ A2 पॉजिटिव टू A। ठीक, तो हमारे पास यहां वैल्यू आ गई विच इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू बोले 0.34 प्लस, ठीक, यानी कि हम यहाँ पे माइनस करना था और माइनस के आगे भी माइनस 0.76 वोल्ट आना था, तो टोटल मिला के वैल्यू जो आनी थी वो 1.1 वोल्ट आनी थी। टोटल मिला के वैल्यू 1.1 वोल्ट आनी थी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन जब भी इस पे आएगा, और कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज आप इस इक्वेशन पे नजर दौड़ाएं। ठीक, ये इक्वेशन में देखना कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो समझ लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर रिडक्शन हो रही होगी तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, बाय अपोजिंग द साइन अगर जरूरत हो। अगर पहले से रिडक्शन पोटेंशियल हो तब थोड़ी कन्वर्ट, अरे ये ध्यान रखना, पहले से रिडक्शन पोटेंशियल जबरदस्ती साइन मत चेंज कर देना दोस्तों। ठीक, पहले से रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग उसके आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे? उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका कैसे निकालना है हमें। तो हमें कैथोड माइनस एनोड, ठीक, साइन चेंज किए थे, बस पुट किया, कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू पुट की, तो आपका आंसर आ गया। बेटे यहां तक क्लियर हो गया ना? अब इस E डिग्री से हम ये भी जांच सकते हैं कि सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। हम पहले ही समझ चुके हैं, ये बात मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं कि भैया हमें पता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव एंड डेल्टा जी डिग्री, इसको डिराइव आगे करवा दूंगा मैं आपको, माइनस एन एफ ई डिग्री ऑफ सेल, where E degree of cell here is EMF. If this is positive, तभी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी for a spontaneous cell, किसी स्पॉन्टेनियस सेल के लिए सर आपका माइक म्यूट हो गया। Yes, delta G is negative. E degree of cell positive, delta G negative. और अगर if E degree of cell becomes negative, delta G degree becomes positive, cell reaction is non-spontaneous, यानी यहां से हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल भी बता सकते हैं कि वेदर हमारे सेल में जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे बेटा डेली लाइफ में तुम बैटरी यूज करते हो यार, ठीक, अब देखना भैया आपने घर पे बैटरी बनानी है ना, तो क्या हम सही चीजों का बना के बनाएंगे कि गलत? ठीक, तो यहां से पता चलेगा उससे करंट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक, so this is how calculation of EMF can be done and how it gives us the idea whether cell reaction is spontaneous or not. Clear? Now next बात बेटे, नेक्स्ट बात ये है कि जो E डिग्री आपने निकाले रिडक्शन पोटेंशियल के, ये निकाले कैसे? यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। तो अगला क्वेश्चन आ गया
अगला पार्ट इसका आ गया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ हाफ सेल्स। ठीक, देखो बेटा, अब ऑब्वियसली बेटा रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन के नहीं होती, और रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन की नहीं होती, ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन के नहीं होती। तो बेटा जब कभी हमें इसका ई डिग्री निकालना है, तो प्रॉब्लम इज दिस, हमें इसको किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अब एक चीज, एक मेटल जितना आसानी से किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्या उतनी आसानी से किसी और को भी देगा? क्या बराबर ईज रहेगी? यानी अगर जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव का सेट ले लें, मेरे पास है जिंक है, मान लो हमने 2-4 चीजें ले ली, एक ले लिया जिंक, और इसको हमने ऐसा किया कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इस सॉल्यूशन में हमने कोई जिंक की रॉड ऐड कर ली है, ठीक, ये कोई भी सॉल्यूशन है। मान लो ये सॉल्यूशन कॉपर 2 पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, या फिर ये सॉल्यूशन आयरन 2 पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, या फिर ये सॉल्यूशन Ag1 पॉजिटिव कंटेन कर रहा है। एक बात बताओ, जितनी आसानी से जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, उतनी ही आसानी से क्या इसको देगा? क्या उतनी ही आसानी से इसको देगा? नहीं ना। पढ़ाता तो मैं तुम सबको बराबर हूं, पर कल के टेस्ट में सब अलग अलग काम किया है ना बेटा। आपका कल का टेस्ट मिल जाएगा आज या कल में, ठीक। सो उसको डिस्कस भी करना है, वो मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक। सो यानी हर एक मेटल जो है वो दूसरे के साथ जब जोड़ते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन अलग अलग हो सकती है, उसकी रिडक्शन अलग अलग हो सकती है। कॉपर जितनी आसानी से इससे ले सकता है, क्या उतनी ही आसानी से वो आयरन से ले लेगा? या उतनी आसानी से क्या वो सिल्वर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अलग अलग मेटल का अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग होना है। किसी को कोई कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा ये अलग अलग रहेगा। ऑब्वियसली इस हिसाब से ऑक्सीडेशन होने का या रिड्यूस होने का जो पोटेंशियल है अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग होगा। तो दिस इज अ बिग डील। तो अब हमें प्रॉब्लम थी हम इसको मेजर कैसे करें। तो इसके लिए हमें किसी एक चीज को स्टैंडर्ड रखना पड़ता था, है ना मेरे भाई। एक चीज को हमें क्या रखना पड़ता था? स्टैंडर्ड रखना पड़ता था, ठीक, कि उसको मान लेते हैं और बाकियों को उसके हिसाब से, सभी को उसके हिसाब से देखेंगे। अब जो लेना भी पड़ता था बेटा, ऑब्वियसली ऐसी चीज लेनी पड़ती थी जो ऑक्सीडाइज भी हो सके और जो रिड्यूस भी हो सके, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मेटल लेता हूं तो मेटल का चांस तो ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा है, रिड्यूस होने का तो बहुत ही कम चांस है। नॉन मेटल लेता हूं तो ज्यादा चांस रिड्यूस होने का है, ऑक्सीडाइज होने का बहुत कम है। तो कोई ऐसी चीज लेनी पड़ती थी स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडाइज भी हो सके और रिड्यूस भी हो सके इक्वल ईज के साथ। तो हमने क्या किया, हमने बेटा एक नई चीज यहां पे चुन ली, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक, जिसके साथ जोड़ के हम बाकी सबका क्या निकाल सकते थे? पोटेंशियल निकाल सकते थे। क्लियर? समझ में आया? जैसे कि इसमें हमने यूज किया, सबसे पहले मैंने बोला ऐसी चीज लेनी पड़ती थी जो ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। सो व्हाट अदर देन हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज भी होती है, हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिड्यूस भी होती है, इट कैन वर्क एज मेटल, इट कैन वर्क एज नॉन मेटल। आपको वैसे ही पता, +1 में टीचर्स ने पढ़ा, इट इज कॉल्ड रोग एलिमेंट, छलिया। इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप यानी मेटल की तरह भी है, इसकी प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप यानी नॉन मेटल हाइड्रोजन की तरह भी है, तो इसकी प्रॉपर्टी दोनों तरह से है ना भाई, ठीक। तो इसको हमें लेना था, तो हमने हाइड्रोजन ले लिया एज स्टैंडर्ड, बट हाइड्रोजन गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड बनाए कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व किया बाय फॉर्मिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक, जिसको हम बोलते हैं SHE, शी, और इसको बेटा NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। This can also be called as normal hydrogen electrode or it can be called as standard hydrogen electrode। इसमें हमने क्या किया, एक वेसल लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए था, हाइड्रोजन के आयन भी चाहिए थे, हाइड्रोजन की गैस भी चाहिए, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 1 मोलर HCl ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी HCl के बराबर होगी, तो इसको 1 नॉर्मल HCl भी बोल सकते थे, इसीलिए इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, ठीक। और बेटे इसके अंदर हमने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ले ली, ठीक। ये ग्लास की ट्यूब कुछ इस तरह की, देखो ठीक। इस ग्लास की ट्यूब में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को बबल करवाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसका है, हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन को बबल करवाना है। बेटा पुराने समय में हम 1 एटमॉस्फेयर पे बबल करवाते थे बेटा, आजकल मैंने बोला लोगों को एटमॉस्फेयर पसंद नहीं, आजकल लोगों को बार पसंद है मेरे दोस्तों, इसलिए आजकल 1 बार पे करवा देते हैं। और बीच में यहाँ प्लेटिनम ब्लैक की एक वायर लटका देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक। बेटा प्लेटिनम अपने आप अनरिएक्टिव होता है, तो अपना रिएक्शन नहीं देगा, और यहाँ एक प्लेटिनम की फॉइल है, प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल, वो अपना रिएक्शन नहीं देगी, हाइड्रोजन का ही रिएक्शन देगी। अब सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है और हाइड्रोजन को बबल करवाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने 1 मोलर सॉल्यूशन रखा है, प्रेशर हाइड्रोजन का कितना रखा हुआ है, आजकल 1 बार, पहले 1 एटमॉस्फेयर था, ठीक। और टेम्परेचर तो हमें पता ही है भैया, हमने कोई फ्रिज में बैठ के काम करना है दोस्तों, है या ओवन में जाके, हमने रूम टेम्परेचर पे, तो बेटा 298 केल्विन पे हमने इसको देखा। अरे 273 पे नहीं, टेम्परेचर कितना है, एट 298 रूम टेम्परेचर, भैया फ्रिज में बैठ के नहीं करना है काम, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन हो गई, 1 मोलर HCl और इसमें प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल विच इज ज्वाइंट विद प्लेटिनम वायर, ग्लास ट्यूब के अंदर ले ली गई, जिसमें हाइड्रोजन को बबल करवाया गया एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर C। ऐसे करके बेटा यहाँ पे बबलिंग होगी हाइड्रोजन। नाउ इट कैन वर्क एज एनोड, इट कैन वर्क एज कैथोड। क्यों, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, हाइड्रोजन रिड्यूस भी हो सकता है। पहली बात, इफ इट वर्क्स लाइक एनोड, अगर एनोड की तरह वर्क किया, अगर एनोड की तरह वर्क किया तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। तो इफ इट वर्क लाइक एनोड, ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन हमने डाली है H2 will change into 2H positive and 2 electrons will be given, oxidation will take place at platinum electrode, at platinum electrode। Got it or not बच्चे, समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? Yes. हाँ जी। On the other hand, if it works as, if it
वर्क्स एज कैथोड। किसी के साथ कैथोड अगर वर्क करेगी तो भैया उसमें H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक, और क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपने यहां पे लूज कर देंगे भाई। सो इट कैन वर्क एज एनोड, इट कैन वर्क एज कैथोड। ये दोनों तरह से वर्क कर सकता है बेटा, कैथोड भी एनोड भी। इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। कैसा है ये? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। समझ में आई? इट कैन वर्क एज कैथोड एज वेल एज एनोड। इसको जनरली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है प्लेटिनम, डंडा, H पॉजिटिव, H2, यहां 1 मोलर, यहां 1 बार, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, H पॉजिटिव, और हम रिडक्शन शो किया करते हैं, यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। क्लियर? तो ये एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी वर्क करेगा। अब इसको यूज करके हमने क्या किया, इसका जो ई डिग्री था, ई डिग्री इसका जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट मान लिया। कितना मान लिया भाई? फटाफट बोलो। 0.0 वोल्ट मान लिया इसका, ठीक। तो इसका हमने 0.0 वोल्ट मान लिया प्रेशर, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, हम ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मुझे जिंक का निकालना है, किसका निकालना है? जिंक का। तो मैंने जिंक का सेल ले लिया, मान लो ये ले लिया मैंने जिंक का सेल, यहां पे जिंक सल्फेट ले लिया, यहां पे जिंक ले लिया, और बेटा जी यहां पे हमारे पास ये लो जी, पहचान करो क्या है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, SHE लगा दिया, यहां हाइड्रोजन को बबल करवा दिया। अब ये वोल्ट मीटर ले लेते हैं, ठीक। कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा चिंता ही नहीं, वो हमें वोल्ट मीटर बता देगा, ठीक है ना। कैसे? मान लो इसके अंदर की वैल्यू 0.76 वोल्ट आ गई, यानी सेल का ई डिग्री कितना आ गया, इसका ई डिग्री आ गया 0.76 वोल्ट। अब ई डिग्री ऑफ कैथोड, ठीक, हाइड्रोजन का 0, ठीक, कैथोड यहां पे हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज कैथोड। कैसे? वो आगे बताऊंगा, डोंट वरी। वो क्या होता है कि इसकी जगह ना आप पहले, इसकी जगह पहले आप यहाँ पे वोल्ट मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा, तो करंट की डिफ्लेक्शन शो करेगा ना किस साइड जा रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, किस साइड जा रहा है, तो अपने आप पता चलेगा कौन एनोड कौन कैथोड। अपने को क्या चिंता है इसमें? तो यहां सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, उसका कांटा देखा किस साइड को है भाई, उस साइड को करंट जा रहा है भाई, अपने को समझ में आ गया कि कैथोड कौन एनोड कौन। अब इसमें ये क्या, हमारे पास हाइड्रोजन वाज एक्टिंग एज कैथोड, तो कैथोड की 0.0 वैल्यू थी माइनस ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। हम रिडक्शन वैल्यू को पुट करते हैं ना भाई, तो यहां से ये वैल्यू 0.0 ये है, तो यहां से ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक कितना निकला, यानी जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला, 0.76 वोल्ट, ठीक, और वो भी किसमें, माइनस, ठीक है जी, क्लियर। अब इसी तरह से अगर कॉपर की चेक करनी थी तो भैया इसके साथ जिंक की जगह कॉपर का सेल लगा, पहले गैल्वेनोमीटर लगा के चेक कर लिया कि एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा, और फिर ये फॉर्मूला पुट किया, ये वोल्ट मीटर से वैल्यू पुट की, दूसरे का ई ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया। तो ऐसे जिस भी सेल का हम निकालना चाहते थे, जिस भी सेल का हम निकालना चाहते थे वो हमने इससे निकाल लिया। एनी डाउट्स क्विकली? इज देयर एनी डाउट इन दिस? तो इस तरह से ईएमएफ ऑफ सेल हम निकालते हैं बेटा, और इसी तरह से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी ई डिग्रीज ऑफ सेल निकालते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी।
लिमिटेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लिमिटेशन ऑफ SHE, बेटा यहाँ पे ये जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है ना, ये मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, और हाइड्रोजन का 1 बार प्रेशर ऑल द टाइम मेंटेन रखना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक, पहली बात, इसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन रखना और प्रेशर 1 बार ऑल द टाइम मेंटेन रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो भैया प्रेशर में चेंज आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, बहुत मुश्किल है कि उसको मेंटेन रखा जा सके। समझ में आई मेरी बात? तो इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 बार प्रेशर मेंटेन रखना डिफिकल्ट था, ये पहला इसका ड्रॉबैक। ठीक, दूसरा ड्रॉबैक, बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट होता है पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होती है डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन की डिपोजिशन हो जाना, जिससे रिएक्शन रुक जाता है। तो इसमें तो हाइड्रोजन बन ही रही है, वो इसके ऊपर धीरे धीरे प्लेटिनम पे चढ़नी शुरू हो जाती है, चाहे कम ही करे, यानी इसकी पोलराइजेशन हो जाती है, यानी डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। और इस डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से मेरे बच्चों थोड़े टाइम में काम करना बंद कर देता है। फिर हमें इसको बाहर निकालना है, इसके इलेक्ट्रोड को ब्रश करना है ताकि हाइड्रोजन निकल जाए, फिर डालना है। या फिर प्लेटिनम अमलगमेटेड मरकरी के साथ प्लेटिनम यहाँ पर रखना। क्लियर हो गया? मैं ड्रॉबैक्स जो होंगे, ये जो आपके डिफेक्ट्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, ये करवाऊंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाऊंगा तुम्हारे, मतलब जब ड्राई सेल वगैरह करवाएंगे तो उस समय बताऊंगा। ठीक, फिलहाल तो इस तरह से बेटे इसकी ड्रॉबैक क्या थी, एक तो इसकी कंसंट्रेशन और प्रेशर मेंटेन रखना मुश्किल, दूसरा इसमें पोलराइजेशन हो जाती, डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। ठीक, क्लियर? इस वजह से इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज, और मोर ओवर वैसे भी डिफिकल्ट है यूज करना, इसको केयरफुली हैंडल करना मुश्किल है। ठीक, पोर्टेबल मुश्किल है, पोर्टेबिलिटी कम है। तो इसकी जगह हमने सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ढूंढने शुरू किए, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड का ई डिग्री कितना होता है, क्या होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्या होता है सेमी क्विनोन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ये अगली बार बताएंगे आप मेरे को। यानी 2-3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड मेरे को, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप बताएंगे, और उनके ई डिग्रीज के साथ जहां मर्जी से ढूंढो, मेरे को बहुत रेशन नहीं। ठीक, मैं सिर्फ बताऊंगा। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं, परंतु अगली लेक्चर में यानी परसों हम जो कल टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे,